हेलो बच्चों, त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का मैथ का तीसरा सेट लेकर के आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेट नंबर पहला और दूसरा अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके देख लीजिएगा, उसमें लिंक में जा करके। क्वेश्चन नंबर पहला है, तीसरे सेट का पहला क्वेश्चन है। सत्य सत्य लिखिए। पहला समीकरण y बराबर 3x+5 के अपरिमेय रूप से अरेखल होते हैं। सत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ दो चर है, एक x हो गया एक y, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमेय रूप से अनेक हल होते हैं। ये पिछले वीडियो में भी बताया गया था। और एक चर होता, यदि एक चर होता तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। यहाँ लिखा दो चर है x और y, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमेय रूप से अनेक हल होते हैं, इसलिए यह पहला सत्य है। दूसरा, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रवृत्ति 1/6 है। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रवृत्ति 1/6 है। देखिए, एक सिक्के को उछालेंगे तो उसमें तो सिर्फ दो परिणाम होते हैं। एक सिक्के को उछालने पर उसमें हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, मतलब चित्त आ सकता है कि पट्ट आ सकता है। तो उसकी किसी घटना की प्रवृत्ति का सूत्र क्या होता है, एक बार लिखा चुके हैं, फिर से लिखा देते हैं। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम जिसके बारे में बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक सिक्के उछालने पर चित्त आने की प्रवृत्ति। चित्त कितने हैं? एक है। बटे कुल कितने हैं? 2। 1/2 होगी। चित्त आने की प्रवृत्ति 1/2 होगी। यहां बोला चित्त आने की प्रवृत्ति 1/6 है, असत्य है। दूसरा असत्य है। आगे चलते हैं। तीसरा, किसी घटना के घटने की प्रवृत्ति एक से अधिक हो सकती है। किसी भी घटना के घटने की प्रवृत्ति कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकती है, एक से कम ही होगी। एक हो सकती है कि एक से कम होगी, 0 से अधिक नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से अधिक नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रवृत्ति क्या होती है? जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता का जो मान होता है 0 से अधिक या कि 0 के बराबर होता। प्रायिकता जो होती है 0 से अधिक या कि 0 के बराबर होती है, 1 से कम या कि 1 के बराबर। किसी घटना की प्रवृत्ति 1 या 1 से कम होती है, 0 या 0 से अधिक होती है। 0 से कम नहीं हो सकती। 0 से कम मतलब माइनस नहीं हो सकती। 1 से अधिक मतलब 1.22 कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी घटना की प्रवृत्ति क्या हो सकती है? 0 या 0 से ज्यादा, 1 या 1 से कम होती है। इसको नोट कर लीजिएगा। यहां बोला है किसी घटना की प्रवृत्ति 1 से अधिक हो सकती है, असत्य है। 1 से अधिक कभी नहीं हो सकती है। अगला चौथा, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। सत्य है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। यह भी अलग से नोट करते जाइएगा। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद कहते हैं। और तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो इसी तरह 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। सत्य है। किसी वृत्त की जीवा क्या होती है? ये केंद्र हो गया, वृत्त का केंद्र है। जीवा होती है वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करना। तो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा ये जीवा हो गई, ये भी जीवा हो गई, ये भी जीवा हो गई,
ये भी जीवा हो गई, ये भी जीवा हो। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी कहलाती है? व्यास, जो केन से होकर के जाती है जीवा। और केन से होकर जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है। केन से होकर जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है। और व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। सत्य है। अगला लिखा हुआ है वर्ग अंतराल 10 से 20 में 10 वर्ग की उच्च सीमा है। उच्च सीमा मतलब ज्यादा, निम्न सीमा मतलब कम। तो उच्च सीमा तो 20 है, असत्य है। उच्च सीमा 20 है और निम्न सीमा 10 है। यहां बोला उच्च सीमा 10 है, गलत है, असत्य है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में आते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है घन के आयतन का सूत्र लिखिए। घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, या कि ए क्यूब। भुजा क्यूब होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, या कि इसको बोलते सकते हैं ए क्यूब। किसी विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का संबंधित सूत्र। विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र। तो परिमाप ज्ञात, किसी त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। किसी त्रिभुज का अगर हमको परिमाप निकालना है तो उसका होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग उसका परिमाप कहला जाता है। तीनों भुजाओं का योग। विषम बाहु त्रिभुज का सूत्र ज्ञात करने का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। या कि कह सकते हैं तीन भुजा, एक को एक मान ए मानो, एक को बी, एक को सी। तो ए प्लस बी प्लस सी ये हो सकता है, या कि ये कुछ भी लिख दो। तीनों भुजाओं का योग, क्योंकि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज में इसका परिमाप निकालना, परिमाप मतलब ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, ये वाली तीनों जोड़ दो, तीनों भुजाओं का योग। इसको मान लो कि ये ए वाली है, ये भुजा बी है, ये सी है, ए प्लस बी प्लस सी ये परिमाप हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक ये चतुर्थांश हो गया, कार्तीय तल हो गया, सॉरी ये कार्तीय तल हो गया। कार्तीय तल में मूल बिंदु कौन सा होता है? ये मूल बिंदु होता है। यहाँ पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? यक्ष का वाई के रूप के होते हैं। यहाँ पर यक्ष का मान कुछ नहीं होगा, 0 होगा। वाई की लाइन में वाई भी यहाँ 0 होता है। मूल बिंदु में यक्ष और वाई दोनों 0 होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। बिंदु -3,5 किस चतुर्थांश में है? चलिए चतुर्थांश की बात करते हैं। पहले चतुर्थांश में जो पहला ये है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। तो यहां बात करें पहले में यक्ष का मान प्लस में ही होता है, वाई भी प्लस में होता है। दूसरा चतुर्थांश होता है तो इसमें पहले यक्ष का मान देखें, वो यक्ष माइनस में होता है और वाई प्लस में होता है। तीसरे चतुर्थांश में यक्ष भी माइनस में, वाई भी माइनस में। चौथे चतुर्थांश में यक्ष वाला प्लस में और वाई वाला माइनस में होता है। चलो बात कर देखते हैं चिन्ह माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश में। ये द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? सॉरी, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं समान हो एवं प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, इसमें लिखा हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, ये जो चित्र दिया है में छायांकित भाग होगा। इसमें देखो
छायांकित भाग देखना है तो क्या होता है, जितने भाग भरे, ये टोटल कितने भाग है, 4 भाग है, 4 भाग में जितने भरे, जितने भरे ऊपर होगा, जितने भरे, भरे कितने हैं 2 बटे टोटल कितने हैं 4। इसका एक फार्मूला होता है, जितने भरे हो उतना ऊपर रहेगा और टोटल जितने होंगे नीचे। तो भरे कितने हैं, 2 खंधे भरे हैं, टोटल कितने खंधे हैं, 1 2 3 4, ये हो गए 2/4। देखिए किसी में दिख रहा है, 2/4 नहीं दिख रहा है, क्या कर सकते हैं, 2 2 उससे काट सकते हैं, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 1/2 दिख रहा है कहीं, 1/2 दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए 1/2 हो जाएगा छायांकित भाग। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, लिखा है 10 गुणे 9 बराबर 15 गुणे, 15 गुणे क्या कर दे, 10 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 10 9 90 हो जाएगा, बराबर 15 15 पना 75, 15 गुणे 15 225 होगा, 90 तो होगा नहीं, 15 नहीं 135 होगा, 90 होगा नहीं, 15 दाम 150 होगा, 90 होगा नहीं, 15 छक्का 90 कितना आएगा इधर, 15 छक्का 90 6 आ जाएगा। चेक कर देंगे हम गुणा कर करके, यहाँ गुणा इनका गुणा करके देखेंगे कि जितना इसका गुणा करने पर आया उतना इनका गुणा करने पर आना चाहिए। इनका गुणा करने पर 90 आ रहा, तो 15 में हम पहले इसका गुणा कर दे तो 90 आ जाए, या कि इसका गुणा करने पर 90 आ जाए, कि इसका गुणा करने पर 90 आ जाए, जिसका गुणा करने पर 90 आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 का गुणा करने पर 15 छक्का 90 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे आइए, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों के योग 360 अंश होता है, ये पिछले वीडियो में भी हो चुका है। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसको भी अलग से नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, 16 की घात में 3/4 का मान निकालना। 16 की घात में 3/4 का मान, 16 का गुणनखंड कर लेंगे। 16 का जब हम गुणनखंड करेंगे, 16 सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगी, 2 8 16 हो जाएगा। 8 भी सम संख्या, ये भी 2 से विभाजित होगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 4 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब देखेंगे 2 कितने बार है, 4 बार, ये लिख दिए। अब इसके बाद 16 की घात में कितना रहा, 3/4, तो गुणे कर देंगे 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात में 3 आ जाएगा। जब 2 की घात में 3 आ जाएगा तो 2 की घात में 3 मतलब 2 को 3 बार लिखे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। आगे आते हैं 5वें क्वेश्चन में, यक्स बराबर 2 रखने पर, यक्स के जगह पर 2 रखना है तो 5x - 4x² + 3 का मान लिखा क्या है, 5x - 4x² + 3। इनमें हमको x के जगह पर 2 रख देना है, 5 है यहां रखना है 2, -4 है यहां रखना 2, स्क्वायर लगाना है, +3 करना है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 4 से कर देंगे तो 16 +3। प्लस माइनस की संख्या घटती है, फिर बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या माइनस के दिख रही है, 16 में से 10 घटा देंगे 6 आएगा माइनस का, प्लस का 3। अब फिर प्लस माइनस संख्याएं हैं, माइनस प्लस से संख्या घटेगी, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या कहे की है, माइनस की है, माइनस का 3 आ जाएगा, -3, -3, ये -3 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथा लिखा हुआ है 2x + 1 का शून्यक, 2x + 1 का शून्यक। शून्यक क्या होता है, जैसे 2x + 1, शून्यक मतलब बराबर शून्य कर दो, 2x + 1 है, x शून्यक मतलब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो x के साथ 2 का गुणा हो रहा है और 1 जुड़ा हुआ है, तो पहले हम उसका प्रत्यांतर करते हैं जो जुड़ा घटा होता है, तो 2x यहीं रहा जाएगा बराबर, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, शून्य में माइनस से करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 2 गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, x बराबर 1/2, माइनस का 1/2, x बराबर माइनस का 1/2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 7वां क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, बिंदु
बिंदु 5,7 में भुज क्या होगा? भुज क्या होता है? जो पहला होता है वो भुज होता है, बाद वाला कोटि होता है। भुज कौन सा होता है? जो पहले होता है वो भुज होता है, और कोटि जो होता है वो बाद में होता है। भुज मतलब यक्ष अक्ष। भुज कौन सा होता है? ये पहला जो है भुज है, पहला भुज है, अब बाद वाला कोटि है, कोटि, इसको नोट कर लीजिएगा। तो भुज बोला है तो भुज कितना होगा? 5। भुज कितना होगा? 5 होगा। यही कोटि अगर बोलता तो कोटि कितना हो जाता? 7 हो जाता। इसको नोट करिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला लिखा हुआ है 0.5 गुणे 7.4, 0.5 गुणे 7.4। हमको दशमलव पर भी ध्यान नहीं देना है। जैसे हम गुणा करते हैं नॉर्मल संख्या को उसी तरह गुणा कर देना है। यहाँ कितना है? 0.5 मतलब 5। यहाँ 74 मान लो तो 5 का गुणा तो 5 पीछे से करते हैं, यानी यहां से करते 4 का 5 से करो 4 5 20 हो जाएगा। फिर क्रॉस करो 7 का 5 करो 7 बना 35 आ जाएगा। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 5 2 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ देखते पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद, टोटल 2 अंक के बाद पीछे से दशमलव लगा देना है। मतलब 3.70 कर दो, लेकिन 3.7 भी कर सकते हैं क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता लास्ट में। 3.7 हो जाएगा, ये पहले का आंसर आ जाएगा 3.7। आगे आते हैं -7 गुणे -15। माइनस माइनस का गुणा करने पर प्लस होता है, माइनस माइनस का गुणा करने पर प्लस होता है। अब 15 7 105, प्लस का 105, प्लस का 105 आएगा इसका आंसर। आगे आते हैं, आगे देखिए क्या लिखा है 504 बटे -18। 504 बटे -18 लिखा हुआ है, तो हम इसको पहले एक बार काटे, 2 से काट सकते हैं। 504 बटे -18, ठीक है, 2 से काटेंगे इसको तो 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4, 1 बचा तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 9 18 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। इसके बाद ये तो 9 है, 9 का भाग जाएगा कि नहीं देखते हैं। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 तक 27 ज्यादा होता है तो 9 का भाग करते हैं पहले। 9 का भाग 252 में देखते हैं, जहां तक नहीं 9 दूनी 18 हो जाएगा, बचेगा कितना? 7 बचेगा। 9 8 72, मतलब माइनस का 28, माइनस का 28, माइनस का 28। ऑप्शन तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा माइनस का 28। इसके बाद आते हैं चौथे में 0.04 बटे 10। 0.04 बटे 10 लिखा हुआ है, तो देखिए इसको क्या करते हैं। हमने बताया था बटे में जितने जीरो होंगे उतने अंक दशमलव आगे भाग जाएगा। बटे में जितने जीरो होंगे उतने अंक दशमलव आगे आ जाएगा। तो एक जीरो तो दशमलव इधर आ जाएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो दशमलव के बाद 004, दशमलव के बाद 004, दशमलव के बाद 004 हो जाएगा। ये आ गया आंसर चौथा। पांचवा लिखा हुआ है 42.64 प्लस 0.36, 42। देखिए कैसे करना, 42.64 में हमको 0.36 जोड़ना, तो जोड़े कैसे? दशमलव के अंक लिखना कैसे? जोड़ना तो नॉर्मल चीज है, जोड़ लेते हैं, लेकिन लिखना किस तरह है? हमको 0.36 ऐसे लिखना कि इसका दशमलव जस्ट उसके दशमलव के नीचे जाए, मतलब कि दशमलव के नीचे इसका दशमलव रहे। तो बाद में क्या 3 और फिर 6 और यहाँ 0, ऐसे जोड़ेंगे। ये इस तरह लिखना आना चाहिए। 6 4 10, हासिल आ गया 1, 6 3 9 1 10, हासिल आ गया 1, 2 1 3 हो गया और 4 हो गया। दशमलव यहां लगा दीजिए 43.00, दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं होता, तो 43 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 43 आ जाएगा। पांचवे का आंसर ये आ गया, ठीक है। हाँ, यही अगर इसको बोल देता कि माइनस करना है, घटाना है, अगर घटाना के लिए बोल देता कि इसको घटाना है, तो देखिए क्या कर देते। 42.64 में हमको 0.36 अगर घटाना है तब क्या करेंगे?
घटाना जिस तरह नॉर्मल घटाते हैं, इससे हासिल लेंगे तो 14 में 6 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। इसको हासिल दिए तो ये बचा 5, 5 में से 3 घटा देंगे 2 आ जाएगा दशमलव। ये कुछ हासिल नहीं दिए तो 2 और 4, इसका आंसर ये आ जाता है। नोट कर लीजिएगा इसको भी अगर घटाने के लिए बोलता। अगला क्वेश्चन लिखा माइनस का 18/25, माइनस का 18/25 लिखा हुआ है, माइनस का 18/25 लिखा हुआ है। तो अब इसका लगभग आसान यही बचा, छठवां नंबर तो यही बचा ना, छठवां। लेकिन इसको एक बार देखना पड़ेगा, इसमें 0.72 लिखा है। कैसे आ रहा है चेक करते हैं। माइनस का 18/25, देखिए 18 25 किसी से कटने वाले नहीं, क्योंकि 25 सिर्फ 5 से कटेगा, 18 2 और 3 से कट सकता है। ये किसी से कटेगी नहीं कि इसको सरल कर दे। हाँ, वहां दशमलव में दिया है तो इसको क्या करना पड़ेगा। हाँ, लास्ट छठवां क्या दिखा हुआ है, माइनस का 18/25, माइनस का 18/25। तो ये दोनों किसी से आपस में कटेंगे तो है नहीं, क्योंकि 18 सम संख्या तो 2 से कटेगा और 18 9 3 से भी कट सकता है, लेकिन 25 सिर्फ 5 से कटेगा, जो कि नहीं कटेगा। तो इसमें हम क्या कर दें, 25 का भाग कर दें। नीचे हमेशा नीचे की संख्या का भाग ऊपर की संख्या में होता है, नीचे की संख्या का भाग ऊपर की संख्या में होता है। माइनस माइनस प्लस से माइनस, माइनस तो बाद में लगा देंगे, माइनस प्लस से माइनस आ जाएगा। अब देखिए 25 का भाग 18 में नहीं जाएगा, भाग बचे लब्धे 0.0, यहाँ 180 हो जाएगा। 25 का भाग अगर हम करते हैं 180 में तो 25 छक्का 150 होता है, और 25 सत्ते 175 होता है। 25 सत्ते 175, कितना बचे 5, भाग पहुंचे लब्धे 0, तो 25 दूरी 50, 25 दूरी 50। ऑप्शन छठवें का हो जाएगा, माइनस का 0.72 आ जाएगा, माइनस का 0.72 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें में चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई, या कि इसको ऊंचाई को शीर्ष लंबी कभी कभी बोल देता है। आंकड़ों 2 3 3 4 1 2 3 का बहुलक, बहुलक क्या होता है, जो ज्यादा बार आया हो, सर्वाधिक 12 मात्रा वाला पद बहुलक कहलाता है, जो ज्यादा बार आया हो। ज्यादा बार इसमें 2 देखते कितना है, 1 2 बार 2 आया है। 3 कितनी बार, 1 2 3 बार 3 आया है। 1 बार 1 आया है, 1 बार 4, सबसे ज्यादा बार 3 आया है, तो बहुलक हो जाएगा 3। बहुलक होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला पद, जो ज्यादा बार आए वो बहुलक कहलाता है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में x स्क्वायर के गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक, यहाँ कुछ नहीं दिया, x स्क्वायर दिया है और कुछ नहीं दिया, तो x स्क्वायर के गुणांक तो भी होगा, कितना होगा, 1 होगा, वही प्लस का 1 हो जाएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। त्रिभुज की मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों में वाले खाली स्थान त्रिभुजों में विभाजित करती है। त्रिभुज की मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले खाली स्थान त्रिभुजों में विभाजित करती है, मतलब कितने त्रिभुजों में विभाजित करती है त्रिभुज की मध्यिका। एक अगर हमने त्रिभुज बना लिया, एक अगर हमने त्रिभुज बनाया, इसकी मध्यिका क्या होती है, मध्यिका होती है किसी भुजा के बीच से उसके सामने के शीर्ष को मिलाना, मध्यिका कहलाती है। इसके बिल्कुल बीच सेंटर से इसको मिला देंगे तो मध्यिका दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करेगी। उसकी मध्यिका त्रिभुज की मध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर त्रिभुज क्षेत्रफलों में विभाजित करेगी, 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करेगी। इनको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखते जाइए इनको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए। धन्यवाद।